नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 पेपर का नाम है ग्लोबल पॉलिटिक्स और उसका एक टॉपिक है ह्यूमन सिक्योरिटी। उसी के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने इसी पेपर से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ। उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा। ये 2 पार्ट होंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आने चाहिए। सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि सुरक्षा है क्या। जब तक खतरा नहीं है तब तक सुरक्षा का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा। एक तो ये बात, यानी कि खतरा है और खतरा है तो उसी से बचाव, उसी खतरे से आज़ादी सुरक्षा कहलाएगी, है ना। आपको चोरी का खतरा है तो आप गार्ड लगा देते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, तो वो सिक्योरिटी है जो चोरी होने से बचाता है आपको, आपके घर का सामान चोरी होने से बचाता है। लेकिन ये सब बहुत छोटी बातें होती हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सब बहुत छोटी बातें हैं। जब हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं और खासकर जब आपके पेपर का नाम ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो इसके मायने बदल जाने चाहिए, इसका अर्थ बदल जाता है, इसका स्कोप बदल जाता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसमें सिर्फ चोरी से डर नहीं, सिर्फ खतरे से आज़ादी नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे अर्थ शामिल होते हैं। तो धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो इन सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे कि असल मायने में ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या होना चाहिए या क्या है। तो सुरक्षा का अर्थ होता है खतरों से आज़ादी। अब यदि हम थोड़ा ठहर कर इस पे बात करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि मानव के सामने जो है कौन कौन से खतरे आते हैं। जब मैंने ये कहा कि भाई सुरक्षा का अर्थ है खतरों से आज़ादी, अगर आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है तो यानी कि आप सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा का अर्थ ही है खतरों से आज़ादी। तो आदमी के सामने, मानव के सामने वो कौन कौन से खतरे आते हैं जिससे उससे सुरक्षा चाहिए। तो देखिए, समय के साथ साथ ये खतरे बदलते गए। तो अगर आप प्राचीन समय में देखें या पहले के समय में देखें तो बाहरी आक्रमण जो होता था, जब दूसरा देश आपके देश पे हमला कर देता था, कोई बाहरी सेना हमारे देश पे हमला कर देती थी, तो वो खतरा का एक सबसे बड़ा रूप होता था। तो पुराने समय में या पहले के समय में बाहरी आक्रमण सबसे बड़ा खतरा था। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो है देशों के बीच में युद्ध हो जाता था, इसीलिए इसे सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। परंतु अब जो है, अब के समय में, आज के समय में, आधुनिक समय में जो खतरे हैं वो कई प्रकार के सामने आ रहे हैं। वैश्विक ताप में वृद्धि, जी हाँ, ये भी एक प्रकार का खतरा है। प्रदूषण, ये भी एक प्रकार का खतरा है। और ये सब चीज मानव की सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी कि मानव के ऊपर हमला कर सकता है, जो समय के साथ साथ और खतरनाक होता जाएगा और मानव की सुरक्षा को और भी ज्यादा चोट पहुंचाएगा, खतरे में डालेगा मानव को। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अब जो ह्यूमन सिक्योरिटी है ये सिर्फ छोटी बात नहीं रह गई, अब ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो चुका है। हमें बहुत कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। यही कारण है कि अब हम केवल यह नहीं कह सकते कि यदि मानव पर, यानी कि इंसान पर, उसके देश पर अगर खतरे का कोई या युद्ध का कोई खतरा नहीं है तो वो देश सुरक्षित है, वो मानव सुरक्षित है। नहीं, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले केवल दूसरे देश से युद्ध जो हो रहा था वही एक खतरे का स्रोत होता था। तो लोगों को ये लगता था कि अगर राष्ट्र को, अगर देश को, अगर हमारे लोगों को युद्ध के खतरे से बचा लिया जाए तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मानव हैं वो सुरक्षित हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिर्फ यही खतरा नहीं होता, बल्कि क्योंकि समय के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ये सब भी एक बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। तो भले ही आपका देश किसी देश के साथ युद्ध में लिप्त ना हो, लेकिन अगर आपके देश में खाने की कमी हो गई है तो भी मानव की सुरक्षा पर एक खतरा मंडरा रहा है। अगर स्वास्थ्य सुरक्षा पुख्ता नहीं है, कोई बीमारी फैल रही है, तो भी आपके मानव सुरक्षा के लिए वो एक खतरा है, मानव के लिए खतरा है। पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो मानव के लिए खतरा है। तो
अब नए कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं, केवल युद्ध नहीं है खतरा। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मानव सुरक्षा का अर्थ व्यापक है, बड़ा है, ब्रॉड है। इसकी कोई निश्चित परिभाषा भी नहीं है, लेकिन हम इसकी चर्चा एक बड़े स्तर पर कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम एक बड़े मायनों में इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अर्थ और इसका परिभाषा थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है उसका अर्थ सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा के स्थान पर, मतलब मानव सुरक्षा जो हम कह रहे हैं, जहां ह्यूमन आ गया ना बीच में। आप देखिए ध्यान से इस शब्द को समझिए। मैंने देश की सुरक्षा की जगह, नेशन सिक्योरिटी की जगह ह्यूमन सिक्योरिटी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देश की जब हम बात कर रहे हैं तो उस पर युद्ध का खतरा आप कह सकते हैं, लेकिन आदमी के ऊपर तो जरूरी तो नहीं ना कि अगर आदमी के ऊपर कोई खतरा आ रहा है तो वो युद्ध से ही आएगा। भाई, अपने देश की सरकार भी तो अपने देश के नागरिकों की हत्या करती है, उनका नरसंहार करती है, तो ये भी तो एक खतरे का एक सूचक होना चाहिए ना, है सूचक। तो परंपरागत अवधारणा जो है ना हमारे सामने सुरक्षा की, परंपरागत मतलब जो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब क्या है कि राज्य की सुरक्षा अगर हो गई तो ह्यूमन सिक्योरिटी भी हो गई, राज्य की सुरक्षा हमने कर ली तो मानव सुरक्षा भी हो गई। अब ऐसा नहीं। तो परंपरागत अवधारणा के स्थान पर व्यक्तिगत सुरक्षा को महत्व देना है। मानव सुरक्षा की अवधारणा का अर्थ क्या है कि सुरक्षा की जो परंपरागत अवधारणा है उसके स्थान पर व्यक्तिगत सुरक्षा को महत्व देना। मतलब स्टेट की ही नहीं, बल्कि स्टेट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट मानी जानी चाहिए। उनके मौलिक अधिकार, उनके प्राइवेसी, ये सब उनका ध्यान रखना चाहिए, तब वो सुरक्षित होते हैं। और वो भाई बहुत तरीके से हो सकते हैं। ये विचार केवल सैन्य खतरे से नहीं है। सैन्य खतरा जो है वो परंपरागत ट्रेडिशनल एक थिंकिंग है सिक्योरिटी की, सिर्फ सैन्य खतरा नहीं है, पर इसके अलावा बल्कि गैर परंपरागत जो मॉडर्न खतरे हमारे सामने, गैर परंपरागत मतलब जो सैन्य खतरों को छोड़कर और भी बहुत सारे खतरे हैं ह्यूमन के ऊपर, जैसे गरीबी, भूखमरी, महामारी के खतरे। ये सब भी मानव को सुरक्षा देने का या सुरक्षा देने की एक संकल्पना सामने लाते हैं, क्योंकि ये खतरे भी हैं जो आदमी को उसका जीवन जीने से रोकते हैं, उसको एक बुरे जीवन की ओर धकेलते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों से भी सुरक्षा चाहिए मानव को। ये सब उसके खतरे में आता है, सिर्फ सैन्य खतरा नहीं। तो अब आपने समझा कि ह्यूमन सिक्योरिटी एक एक कदम आगे की चीज है। देख लीजिए जरा, मानव सुरक्षा की अवधारणा में हमें यह बताती है, मानव सुरक्षा की अवधारणा हमें यह बताती है कि केवल किसी राष्ट्र की सैन्य सुरक्षा ही मानव की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती। देखा, मैंने बोला था ना आपसे, इसका कोर वैल्यू ही यही है इस ह्यूमन सिक्योरिटी वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कि आदमी के सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि अगर देश की सीमाएं सुरक्षित है, देश के ऊपर कोई युद्ध नहीं है, तो उसके अंदर रहने वाले लोग भी बिल्कुल सुरक्षित होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। अब एक बात आप समझिए कि हम मान लीजिए कि हमारे देश के ऊपर किसी बाहरी देश ने आक्रमण नहीं किया है, तो सैन्य सुरक्षा तो है, सैनिक किसी से लड़ नहीं गए, सैन्य सुरक्षा है हमारे देश की, राष्ट्र सुरक्षित है हमारा। लेकिन अगर उसी के अंदर, उसी देश के अंदर, हमारे ही देश के अंदर गरीबी के कारण लाखों लोगों की मौत हो रही है, बीमारियों के कारण लाखों लोगों की मौत हो रही है, भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मौत हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो है, और निम्न निम्न या पिछड़े वर्ग के लोगों या पिछड़ी जाति के लोगों को परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है उनका। तो ये सब जो खतरे हैं, अगर इतने सारे खतरे एक आदमी के, एक समाज के इर्द गिर्द है, तो क्या आप उस समाज को, उस आदमी को सुरक्षित कहोगे? नहीं कह सकते आप ये तो कह दोगे कि देश सुरक्षित है, उसके ऊपर कोई सैन्य खतरा नहीं है, लेकिन क्या मानव सुरक्षित है वहां का? नहीं है मानव सुरक्षित वहां का। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ सैन्य सुरक्षा की बात नहीं करता मानव सुरक्षा, मानव सुरक्षा तो व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो
मानव सुरक्षा की अवधारणा हमें यह बताती है कि केवल किसी राष्ट्र की सैन्य सुरक्षा ही मानव की व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकती, उसे उसके अंदर भी देखना पड़ेगा और भी बहुत सारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दूसरी बात देखिए, सैन्य खतरा केवल एक प्रकार का खतरा है। सैन्य खतरा जो है वो केवल एक प्रकार का खतरा है, सिर्फ वही खतरा नहीं है, उसके जैसे और भी बहुत खतरे हैं। उन बहुत सारे खतरों में से एक प्रकार का खतरा सैन्य खतरा है। इसके अतिरिक्त भी कई खतरे हैं, जैसे कि गरीबी, भूखमरी, बीमारी, वैश्विक ताप, पर्यावरण ह्रास। और इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सहित कई कर्ताओं, कई एक्टर्स, कई एनजीओज को, यूनाइटेड नेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना पड़ेगा। कौन हो सकते हैं राज्य के अलावा और बहुत सारे कर्ता या एक्टर्स कौन हो सकते हैं? गैर राज्य संस्थाएं, ट्रांसनेशनल कंपनीज, एमएनसीज आप कह सकते हो, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है सहयोग करेंगे, तभी जाके हम इन सारे खतरों से जो ऊपर दिए गए हैं, जिनसे मानव को खतरा है, उसकी सुरक्षा को खतरा है, उससे निपटा जा सकता है। तो मानव सुरक्षा अध्ययन, अनुसंधान और नीति निर्माण। देखिए, मानव सुरक्षा के अध्ययन, उसके अनुसंधान, उसका नीति निर्माण, इन सब के वाद विवाद और इन सब की जो वाद विवाद की चर्चा शुरू होती है, इन सब के ऊपर जब डिबेट शुरू होता है, तो आप पाएंगे कि ये जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो पहले ज़्यादातर देखा जाता था कि भाई देश के ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, अंदर जो हो रहा हो। नहीं, अब लेकिन बात बदलने लगी। ये जो मैं हम मानव सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर अच्छी तरह से एनालिसिस, इसके ऊपर रिसर्च, इसके ऊपर स्टडी और इसके ऊपर एक डिबेट जब शुरू हुई है, तो वो साल 1990 के बाद का है। 1990 के बाद के सालों में आप देखेंगे कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशन का HDR आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप कह सकते हैं, रिपोर्ट आप कह सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पे रिपोर्ट आती है सामने। वो रिपोर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट को उजागर करती है, उसमें एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट मानव सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को, मानव सुरक्षा की चर्चाओं को बढ़ाने में सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। अब UNDP जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया 1994 में, तो उसने कहा, उसने एक परिभाषा देने की कोशिश की मानव सुरक्षा की। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मानव सुरक्षा का अर्थ उन खतरों से बचाव है। मानव सुरक्षा का अर्थ उन खतरों से बचाव है जो लंबे समय से मौजूद हैं, जैसे भुखमरी, बीमारी और दमन से बचाव, शोषण से बचाव। एक तो ये पहली बात ये कह रहा है वो। दूसरी बात क्या कह रहा है? और उन खतरों से भी या उनसे भी सुरक्षा है जो व्यक्ति की दैनिक जीवन में अचानक से हानि पहुंचाती है। देखिए क्या कह रहा है, मानव सुरक्षा को उसने कहा दो तरीके की मानव सुरक्षा होनी चाहिए। एक ऐसे खतरे जो बहुत लंबे समय से उसके सामने है, मानव के सामने, जैसे कि भुखमरी, बीमारी, शोषण, दमन, अत्याचार, ये है जो लंबे समय से चला आ रहा है। और कुछ ऐसे भी खतरे होते हैं जो अचानक आ जाते हैं, जो अचानक हानि पहुंचा देते हैं, जैसे कि नौकरी चला जाना, जैसे कि घर ना होना, या बाढ़ आती है घर का बह जाना, समुदाय में ना होना, समाज से निकाल देना। ये सब उनके खतरे का एक संकेत हो जाता है जो दैनिक जीवन में कभी भी उनके सामने अचानक आ जाता है। इन सब से भी सुरक्षा की बात करता है मानव सुरक्षा। देखिए आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत 2 कदम आगे की बात है ये। मतलब अंदर तक जाके आदमी को सेंटर में रख के, मानव को सेंटर में रख के ये सुरक्षा की बात कर रहा है कि उसके पास, उसके इर्द गिर्द कोई खतरे नहीं होना चाहिए, तब जाके ह्यूमन सिक्योरिटी होगी। देखिए क्या लिख रहा है, जैसे कोविड-19 है ना, अचानक से उत्पन्न एक खतरा है जिसने मानव सुरक्षा पर एक संकट ला दिया है और हानि पहुंचाई है, बिल्कुल हानि पहुंचाई है। तो इससे भी सुरक्षा देना ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर आएगा। अगर आपने कोविड-19 से अपनी जनता को सुरक्षा नहीं दी, अपने लोगों को, सिटीजन को सुरक्षा नहीं दी, तो इसका मतलब आप ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोगों की मौत होगी।
आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। यूएनडीपी ये कहता है, दो अर्थों में बात कर रहा है वो। 2003 में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी ने अपनी एक परिभाषा दी। क्या कहते हैं वो कहते हैं मानव सुरक्षा का उद्देश्य मानव स्वतंत्रता और मानव इच्छा की पूर्ति को बढ़ाने वाले तरीकों का प्रयोग करके मानव जीवन के केंद्रीय मूल की रक्षा करना है। फिर अगर हम इसे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें, क्या कह रहा है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी? कह रहा है कि मानव सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव सुरक्षा का उद्देश्य है कि मानव की स्वतंत्रता को, ह्यूमन की इंडिपेंडेंस को, उसकी फ्रीडम को और मानव इच्छा की पूर्ति को, जो मानव की ह्यूमन के डिजायर है उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, उसकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, उनका प्रयोग करके आदमी के, ह्यूमन के नेचर को या ह्यूमन को बचाने कर उसके केंद्रीय मूल की रक्षा करना। केंद्र मूल की रक्षा करने का मतलब यहाँ क्या है? उसकी कोर वैल्यू से है, ह्यूमन का कोर वैल्यू से ह्यूमन को बचाने की बात कर रहा है वो, कि आदमी को ऐसे सुरक्षित करना है, जैसे कोई ऐसा इस तरह की पॉलिसी हमें अपनानी है, इस तरह के तरीके हमें अपनाना है जिससे ह्यूमन का जीवन जो है बचा रहे, उसकी फ्रीडम बची रहे, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा जापान फॉरेन मिनिस्ट्री का। जापान फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी अपने अर्थों में बताने की बात की और इसी के ऊपर हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट होगा। कह रहा है मानव सुरक्षा का अर्थ भय से मुक्ति। मानव सुरक्षा का अर्थ है भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर। जो डर है, डर से मुक्ति ही मानव सुरक्षा है। और अभाव से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम वांट। तो भय से मुक्ति, खतरों से मुक्ति, डर से मुक्ति, ये तो बहुत पिछले 2 पेज पे मैंने इसी के ऊपर बात की। लेकिन एक नया आया, देखिए, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स। फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम वांट्स का मतलब है कि जो अभाव होता है, जैसे आप गरीब हैं तो आपके पास संसाधनों का अभाव है, उस अभाव के चलते आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते, आप अच्छा जीवन नहीं जी पाते, आप स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो उस अभाव के चलते, संसाधनों के अभाव के चलते ही आपका विकास नहीं हो पाता और आपके सामने खतरे आते रहते हैं कि आप भी बेरोजगार हैं, आप अशिक्षित हैं, आप अस्वस्थ हैं। तो उस अभाव से मुक्ति की बात कर रहा है, उस अभाव से मुक्ति की। ठीक, इनको सुनिश्चित करना मतलब भय से मुक्ति को सुनिश्चित करना, अभाव से मुक्ति को सुनिश्चित करके ही व्यक्ति के जीवन और उसकी गरिमा को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। और मानव सुरक्षा का यही अर्थ है। तो क्या अर्थ है मानव सुरक्षा का जापान फॉरेन मिनिस्ट्री के अनुसार? कि मानव सुरक्षा का अर्थ यह है, मानव सुरक्षा का अर्थ भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति को सुनिश्चित करके व्यक्ति के जीवन और गरिमा को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करना है, चाहे वे विश्व में किसी भी स्थान पर हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानव सुरक्षा की कोई भी एक संकल्प या एक संपन्न परिभाषा नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़े स्केल पे बात कर रहा है। सिर्फ सुरक्षा की बात ये नहीं कर रहा कि लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो हो गई सुरक्षा, यहीं तक नहीं रुक रहा है, इससे आगे भी जा रहा है कि भाई सबको खाना दो, सबको शिक्षा दो, सबको स्वास्थ्य दो। अच्छी बात है, देखते हैं क्या इन लोगों ने पूरा किया है, क्या इन सब ने आगे बढ़ाया है, कहां तक ये पहुंचे। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि 2 तरह की सुरक्षा की बात हो गई है। एक कह रहा है कि भाई पहले बात ये चलती थी कि भाई हथियारों से जो लोगों को मारा जा रहा है या युद्ध के द्वारा जो लोगों के ऊपर खतरा है, अगर उससे सुरक्षा प्रदान कर दी जाए, युद्ध ना हो, तो ह्यूमन सिक्योर है, तब नेशन सिक्योर है।
और एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ युद्ध की बात नहीं हो रही भाई, अरे भाई अभाव से मुक्ति दो, डर से मुक्ति दो, अशिक्षा से मुक्ति दो, अस्वास्थ्यता से मुक्ति दो, बीमारियों से मुक्ति दो, भुखमरी से मुक्ति दो, तब ह्यूमन सिक्योर होगा। तो दो तरह की बात हो गई। तो जो पहली बात है ना, जहां ज्यादा फोकस जो है नेशन को ध्यान में रख के, देश को ध्यान में रख के, युद्ध से खतरे को, बचाव को देखकर कॉन्सेप्ट बिल्ड किया गया था सिक्योरिटी का, उसे हम कहते हैं परंपरागत सुरक्षा। और जो नया कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बाहर कि भाई मानव को, जो देश के अंदर लोग रहते हैं, जो सिटीजन रहते हैं, उन्हें आप अभाव से मुक्ति दें, उन्हें आप अशिक्षा से मुक्ति दें, उन्हें आप भूखमरी से आज़ादी दिलाएं, गरीबी से आज़ादी दिलाएं, तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी की बात होती है, क्योंकि इन सब में ह्यूमन कोर वैल्यू, ह्यूमन बीच में आ जाता है, मानव बीच में आता है, और परंपरागत सुरक्षा में नेशन बीच में आता था। देख लेते हैं परंपरागत सुरक्षा और मानव सुरक्षा में मौलिक अंतर ये है कि इस समझने के लिए हमें विभिन्न आधारों पर चर्चा करनी होगी। जैसे इसका विषय क्षेत्र क्या है, क्या इसका स्कोप है, संदर्भित वस्तु क्या है, मतलब कि किस चीज के बारे में ये बात कर रहा है, और इनकी मान्यताएं क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं। एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे। और ये जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ये मैंने यूट्यूब वीडियोस से लिया हुआ है, पॉल साइंस हेल्प की मदद से मैंने ये तैयार किया है। तो देखिए परंपरागत सुरक्षा और मानव सुरक्षा में क्या अंतर है। तो इसके स्कोप की बात हो रही है, इसके क्षेत्र की बात हो रही है। तो परंपरागत सुरक्षा जो है, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात है, वो क्या कह रहा है, उसका क्षेत्र क्या था, वो कहाँ तक सीमित रहता था। वो कह रहा था कि राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षा प्रदान करना ही इसका एक दायरा होगा। मतलब देश की बाउंड्री को सुरक्षित किया जाएगा, उसके ऊपर आक्रमण ना हो, उसका युद्ध किसी के साथ ना हो। यह सिक्योरिटी का उसके लिए कॉन्सेप्ट था परंपरागत सुरक्षा में, कि युद्ध नहीं होना है, आक्रमण नहीं करना है, तो सुरक्षा बनी रहेगी। ये इसका क्षेत्र था, ये इसका स्कोप था परंपरागत सुरक्षा का। मानव सुरक्षा क्या कह रहा है, मानव सुरक्षा इससे 10 कदम आगे है। इसका संबंध, मानव सुरक्षा का संबंध दुनिया में कहीं भी व्यक्तियों की गरिमा, उनका अस्तित्व, कल्याण, आजीविका को बनाए रखना व सुरक्षा प्रदान करना है। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि उसकी डिग्निटी बनी रहे, उसका अस्तित्व बना रहे, उसका वेलफेयर हो, उसकी लाइवलीहुड चलती रहे, तो मानव सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। रेफरेंट ऑब्जेक्ट, संदर्भित वस्तु क्या है, किसके लिए, किसकी तरफ बात कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो परंपरागत सुरक्षा जो है, इसके केंद्र में कौन है, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, एक देश है, एक देश की, पूरे एक देश की सुरक्षा की बात कर रहा है, उसकी बाउंड्री की बात कर रहा है। मगर मानव सुरक्षा में इसके केंद्र में व्यक्ति की सुरक्षा है। वो एक देश को नहीं देखता, वो देखता है कि देश के अंदर लोग जो हैं उनकी सुरक्षा की बात की जाए। अजम्पशंस, मान्यताएं। राज्य की सुरक्षा, अगर राज्य की सुरक्षा हो गई तो नागरिक भी सुरक्षित हो गए। देश की सुरक्षा हमने कर ली तो उसके अंदर रहने वाले नागरिक भी सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसा मानना था परंपरागत सुरक्षा का। तो राज्य की सुरक्षा ही नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा ही है सब कुछ जो है, ये ऐसा मानना है परंपरागत सुरक्षा का। मानव सुरक्षा, जैसा मैंने कहा, इससे 2 कदम आगे है भाई। तो राज्य की सुरक्षा का अर्थ, राज्य की सुरक्षा का अर्थ यह नहीं कि राज्य के अंदर मानव सुरक्षित हो। बिल्कुल सही बात है भाई, आपने देश की बाउंड्री सिक्योर कर ली, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसके अंदर रहने वाले लोगों पे बिल्कुल अत्याचार ना हो रहा हो, उनके मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो रहा हो, उनका नरसंहार ना हो रहा हो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुरक्षित होने के बावजूद, सीमाएं सुरक्षित होने के बावजूद, राज्य की सीमाएं सुरक्षित होने के बावजूद, अंदर जो मानव है वो पीड़ित हो सकता है। बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे। मैं आपको जैसे किसी तानाशाही रिजीम की बात कर दूं, मैं आपसे कहूं कि भाई जैसे कि आप मान लीजिए
जैसे आप चाइना को देख लीजिए, तो चाइना की जो सीमा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, कोई उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा। लेकिन चाइना के अंदर ह्यूमन राइट्स का इतना ज़्यादा वायलेशन होता है कि उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं माने जाएंगे। उनके ह्यूमन राइट्स छीने जाते हैं, उनके रिलीजियस वैल्यूज़ को तोड़ा जाता है, बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। तो ठीक है, तो ये है कि राज्य की सुरक्षा का अर्थ यह नहीं कि राज्य के अंदर मानव सुरक्षित हो, व्यक्ति की सुरक्षा से ही अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा होगी। वो कह रहा है कि जब तक व्यक्ति सुरक्षित नहीं होगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं स्थापित हो सकती। अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर वो अपनी सुरक्षा में हथियार उठाने की कोशिश करेगा, वो रिवोल्ट करेगा, गृह युद्ध में बदलेगा, गृह युद्ध अन्य देशों से फिर युद्ध में बदल जाएगा। सिक्योरिटी बाय व्हाट मीन्स, मतलब किस माध्यम से सुरक्षा हो सकती है। मतलब एक तो ये भी देखना चाहिए हमें कि सुरक्षा का माध्यम क्या होगा। तो जो परंपरागत सुरक्षा था वो कहता था कि देखिए उसका मानना क्या है कि सैन्य सुरक्षा होनी चाहिए। तो सैन्य सुरक्षा कैसे हो सकती है, कूटनीति से हो सकती है, डिप्लोमेसी से हो सकती है, सैन्य सुरक्षा से हो सकती है, मिलिट्री आप बहुत ज़्यादा लगा दीजिए आपका देश सिक्योर हो जाएगा, और शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर के, आप दोस्ती कर लीजिए अपने दुश्मन के साथ या उस तरह कुछ ऐसे संधि कर लीजिए कि वो आप पे हमला ना करे, तो होगी राष्ट्र की सुरक्षा। ये माध्यम होता था। ठीक है, मानव सुरक्षा का क्या माध्यम है, अनुकूल सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति बनाई जाए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति जो है वो अनुकूल हो, लोगों के लिए हो, मानव और सतत विकास किया जाए। सतत विकास मतलब ऐसा विकास जिससे आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और आपके आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी संसाधन बचे रहें, तभी तो हम सिक्योर है। आज तो आपने सिक्योर कर लिया, लेकिन आज से 150 साल बाद आप क्या करेंगे, तब तो इनसिक्योरिटी रहेगी मानव के सामने, अगर आपने सारे संसाधन तबाह कर दिए, नाश कर दिया उनका तो। और मानव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ये हो सकता है एक साथ माध्यम मानव सुरक्षा को लाने का। स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की स्थिति क्या होती है इन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में। तो जो परंपरागत सुरक्षा था जिसमें युद्ध के खतरे से बचने की बात हो रही थी, वो व्यक्ति जो है राज्य का एक नागरिक होता था। ठीक, तो नागरिक की हैसियत क्या है कि वो उसका एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है स्टेट का। मानव सुरक्षा में क्या है कि व्यक्ति एक स्वायत्त करता है, एक्टर है। मतलब आप देखिए ना कि परंपरागत सुरक्षा की जब हम बात करें तो वहां पर आदमी के पास कोई इंटरनेशनल रोल निभाने की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो राज्य का पार्ट है। जो राज्य है ना वो करेगा, जो भी डील करेगा इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन मानव सुरक्षा में एक व्यक्ति को भी एक एक्टर के तौर पे, एक कर्ता के तौर पे माना जाता है, देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो ये कुछ हो सकती है इसमें आप, जिसमें आप तुलना वगैरह करेंगे। आखिरी हम देख लेते हैं इस मामले पे, हु प्रोवाइड सिक्योरिटी, कौन सिक्योरिटी प्रदान करेगा। तो परंपरागत सुरक्षा में ये काम किसका होता था, ये काम होता था सरकार का। राज्य स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता था, नेशन खुद अपने आप को सुरक्षित रखेगा अपनी सेना के द्वारा। तो ये एक सरकारी मॉडल है ना, गवर्नमेंट मॉडल है, गवर्नमेंट। लेकिन मानव सुरक्षा में क्या है, एक मिलीजुली जिम्मेदारी है भाई सबकी। मिलीजुली जिम्मेदारी का मतलब स्टेट तो है ही, मार्केट को भी करना है, टीएनसीज को भी करना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसमें लगेगा, इसमें इंटरनेशनल एनजीओज भी लगेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी लगेंगे, नागरिक समाज लगेगा, सिविल सोसाइटी लगेगी, और खुद व्यक्ति भी इसमें जुड़ेंगे, तभी जाके सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो इसे कहते हैं शासन मॉडल या गवर्नेंस मॉडल। तो एक तरफ गवर्नमेंट मॉडल, एक तरफ गवर्नेंस मॉडल, आप तुलना कर सकते हैं इन दोनों में, ट्रेडिशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी में। देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि मानव सुरक्षा के विकास का, मानव सुरक्षा का जो विचार है उसका विकास कैसे हुआ है। तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा ये समझना। एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से। मैं थोड़ी सी कॉपी टेढ़ी कर रहा हूँ, ठीक है अब सीख गया। देखिए, मानव सुरक्षा के विचार का विकास कैसे, ये आइडिया इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले देखिए इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो 1970 के दशक में
1970 के मध्य के दशक में, आप कह सकते हैं 1974-75 का ये साल रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुराष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था मॉडल परियोजना WOMP, उसमें आप देखेंगे कि एक प्रयास किया गया था, इसको एक शुरुआत करने की बात की गई थी और गंभीर शुरुआत थी। एक बहुत ही गंभीर अकादमिक व्याख्यान था, मतलब एकेडमिक इसमें एक बहुत रोल था रिसर्च का, जिसमें व्यक्तिगत कल्याण और सुरक्षा के प्रश्न की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। आसान भाषा में समझिए इसे कि जो बहुराष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था मॉडल परियोजना थी, उसमें ये पहली बार ऐसा कोशिश की गई थी कि एकेडमिक्स के लेवल पर, रिसर्च के लेवल पर, थियोरीज के लेवल पर, कि आपको बताया जाए कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, किस चीज़ से खतरा है, कैसे ह्यूमन सिक्योरिटी को आगे रखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसकी एक रूपरेखा, उसका एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, वेल स्ट्रक्चर्ड ना भी कहें तो एक अच्छी खासी रूपरेखा जो है प्रस्तुत की गई थी उसमें। फिर 1982 में, 1982 में ऑलफ पॉलमैन की जो है एक आम सुरक्षा रिपोर्ट आती है, निशस्त्रीकरण एवं सुरक्षा के मुद्दों पर स्वतंत्र आयोग। ये कमीशन का नाम है इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन डिजास्टर एंड सिक्योरिटी। शायद मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ ठीक प्रकार से। डिसर्ममेंट एंड सिक्योरिटी जो है कि स्वतंत्रता, निशस्त्रीकरण और सुरक्षा के मुद्दों पर स्वतंत्र आयोग बनाया गया था। तो उसमें सुरक्षा के मुद्दे को राज्य के साथ साथ, जो सुरक्षा का मुद्दा है उसे नेशन के साथ साथ इंडिविजुअल ह्यूमन को भी उसमें जोड़ा गया था। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दो अलग अलग बातें हैं, ट्रेडिशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी पे, तो वहाँ बात की गई थी इसकी कि भाई जो सुरक्षा का मुद्दा है वो राज्य का तो है ही, एक व्यक्तिगत मानव का भी है। इस रिपोर्ट ने व्यक्ति की सुरक्षा और मानव कल्याण के बीच संबंध का ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तो सिक्योरिटी के साथ साथ ह्यूमन का वेलफेयर भी हो, तभी जो है एक ह्यूमन सिक्योरिटी को हम ला सकते हैं। यहाँ पे पहली बार ये बात हुई थी 1982 में, इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन डिसआर्ममेंट एंड सिक्योरिटी। 1987 में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, यूँ कहें एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर सामने आता है, एक बहुत बड़ा कदम सामने आता है। बर्टलैंड कमीशन की जब रिपोर्ट आती है अवर कॉमन फ्यूचर, बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे आप कह सकते हैं हमारा साझा भविष्य, आप कह सकते हैं अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में सतत मानव विकास के ऊपर चर्चा की गई थी, जो मैं आपको कह रहा हूं बार बार। यहाँ ये भी बात की गई थी कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा जो है उनके बीच में संबंध ही, अगर उनके बीच में संबंध रखा गया, तालमेल रखा गया, तो ही व्यक्ति की सुरक्षा हो सकती है। क्या कह रहे थे वो कि देखिए, आप विकास के चक्कर में आप संसाधनों को तबाह कर रहे हैं, आप पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं, तो इस विकास से मानव को सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, बल्कि आने वाले समय में उनके सामने खतरे पैदा होंगे। ग्लोबल वार्मिंग एक खतरा हो जाएगा। समुद्र का पानी जब ऊपर उठेगा, जब ग्लेशियर पिघलेंगे गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो समुद्र का पानी का जो जल स्तर है वो ऊपर आएगा, और ऊपर जब आएगा तो जो किनारे लगे हुए द्वीप हैं, जो क्षेत्र हैं, जो तटवर्ती इलाके हैं, जैसे मालदीव है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, ये ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से पानी के बीच में है, और जब पानी का लेवल ऊपर आएगा तो ये डूब जाएंगे। तो वहां रहने वाले लोगों का क्या होगा, आप जरा सोचिए। तो इस तरह की बातें मैं बता रहा हूँ आपको ना, कि वो कह रहे हैं कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध जो है वो व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। फिर 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति होती है, हथियारों की होड़ पर रोक लगती है। आपको पता ही होगा कि हथियारों की होड़ फिर खत्म हुई, सैन्य खतरों से तो सुरक्षा प्रदान हो ही गई, मतलब अब तो ऐसा लगा ही कि भाई अब तो युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों महाशक्ति में से एक महाशक्ति अब रही नहीं, तो युद्ध का तो खतरा लगभग टल ही गया, हथियार ही एक्सेस हो गए थे। तो
इन खतरों से तो सुरक्षा प्रदान हो ही गई थी हम लोग को, सैन्य खतरों से। इसके बाद कई देशों में क्या हुआ कि गैर सैन्य खतरे सामने आने लगे, मतलब ह्यूमन के सामने फिर से खतरे सामने आए, लेकिन वो सैन्य से नहीं थे, वो गैर सैन्य थे। वो सामाजिक, आर्थिक अभाव, पर्यावरण ह्रास, मानव अधिकार का हनन, इस प्रकार के खतरे। तो गैर सैन्य खतरे के साथ ही गृह युद्ध भी शुरू हो गए, जो ये बताता है कि वे सीमा की सुरक्षा से ही मानव सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। तो 91 के बाद हुआ ये कि दुनिया के दूसरे देशों से तो आपको खतरा मिल गया, जैसे सोवियत संघ के कई सारे जो 15 देश थे उसमें आप क्या देखते हैं, आप देखते ही उसमें कि जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, अलग होते हैं, विघटित होता है सोवियत संघ, जो देश सामने आते हैं वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है। तो दूसरे देश ने हमला नहीं किया, अपने ही देश के अंदर जनता, नागरिक आपस में लड़ गए अपनी सेना से ही। तो इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, कि बाहर की सेना ही आपके ऊपर हमला करे, आपके खुद के देश की सरकार भी आपको खत्म करने के पे तुल सकती है, नरसंहार कर सकती है। ये बात 1991 में भी सुनिश्चित उसके बाद हुई। फिर 1994 में आपको जैसा पता ही है HDR आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है UNDP की। इस रिपोर्ट में पहली बार मानव सुरक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा गया कि इसका अर्थ भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति है। बाद में इस परिभाषा में गरिमा के साथ जीना भी जोड़ा गया। इस रिपोर्ट ने मानव सुरक्षा के मुद्दों को वैश्विक पटल पर ला दिया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे फिर जब पूरी तरह से ह्यूमन सिक्योरिटी पे बात शुरू हो गई इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि इस रिपोर्ट ने चौंका देने वाले खुलासे किए थे कि किस तरह से उन देशों में, जिन देशों में बहुत लंबे समय से युद्ध नहीं हुआ, जिनके पास पैसा है, जिनके पास अच्छी खासी इकोनॉमी है, वहाँ के लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है। तो ये चौंका देने वाले खुलासे सामने आए थे इन सब। तो देखिए, हमने 3 तरह की बात की थी, भय से मुक्ति, अभाव से मुक्ति के साथ साथ जो तीसरी चीज थी इसमें क्या बोला इसने, गरिमा के साथ जीना। उसके बाद 1999 में यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी ये आता है, और ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क बनाने की बात होती है। ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क में 13 देशों के विदेश मंत्रियों का एक समूह है जो पूरी दुनिया के देशों की सरकारों के साथ मिलकर मानव सुरक्षा के लिए काम करता है। तो याद रखिए, यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी के बाद जो है ह्यूमन सिक्योरिटी नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क में या इस समूह में 13 देशों के विदेश मंत्री होते हैं जो पूरी दुनिया की जो देश की सरकारें हैं उनके साथ मिलकर सुरक्षा के लिए, मानव सुरक्षा के लिए काम करती है। सन 2000 में यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट होता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो SDG लेकर आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लेकर आता है, जिसमें भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति के विचार को अपनाया जाता है। 2001 में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी बनता है। ये कमीशन जो है मानव सुरक्षा को सतत विकास के लिए एजेंडा बनाने में एक उद्देश्य के रूप में शामिल करता है। मानव सुरक्षा को सतत विकास के लिए एक एजेंडा बनाना। सतत विकास का मतलब आप मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सतत विकास का मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है, ऐसा डेवलपमेंट जिससे आप तो अपने ज़रूरतों को पूरा कर लें, आपकी तो सारी ज़रूरतें पूरी हो ही जाए, लेकिन आप संसाधनों का इस तरह से प्रयोग ना करें कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए वो कम पड़ जाए। तो आपको क्या करना है, इस तरह से संसाधनों का प्रयोग करना है कि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो इस तरह के विकास को एक एजेंडा बनाया गया, मानव सुरक्षा के लिए जरूरी माना गया। फिर 2004 में द ह्यूमन सिक्योरिटी यूनिट, ये पड़ाव जो है मानव सुरक्षा के मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य धारा के कार्यक्रम में लाता है, मतलब इंपॉर्टेंट काम बन जाता है यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन सिक्योरिटी। 2006 में द फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी सामने आता है। तो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थकों का एक लचीला और अनौपचारिक समूह तैयार होता है, मतलब इसमें सारे देश भी शामिल होते हैं और जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं और मिलकर काम करने की बात करते हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने
सर्वसम्मति से, आम सभा मतलब जो असेंबली है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को अपनाया जिसमें सदस्य देशों को ने मानव सुरक्षा पर एक सामान्य समझ व्यक्त की थी। मतलब अब इन्होंने अपना एक, सब लोग इस पर सहमत हो गए कि मानव सुरक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा के मामले में, सिर्फ राज्य की सुरक्षा से काम नहीं चलेगा। 2015 में इंटर एजेंसी वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी सामने आए, तो इस समूह ने मानव सुरक्षा की व्यापक प्रणाली के लिए एक ढांचे को अपनाया और संयुक्त राष्ट्र अभी भी इस पर कार्य कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, मतलब देखिए जो अलग अलग खतरे सामने आ रहे हैं ना, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी इस पर कार्य कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जो इमिग्रेशन है, मूल निवासी के अधिकार, जो इंडिजीनियस पीपल के जो राइट्स हैं, इन जैसे अधिकारों को भी किसी तरह से समाधान के अंदर लाया जा सके। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, लगभग 40-45 मिनट की ये वीडियो होगी। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरा ये यकीन है ज़रूर कि आपको इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको ठीक लगा तो वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी छात्रों को इसका लाभ मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पार्ट 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं।